देखो पहले समझ लो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। एक मोलल का मतलब क्या है? विलय के मोल की संख्या कितनी है? 1। और विलायक के मोल्स कितने होंगे? 55.5, क्योंकि जल ही तो होगा। और 1 लीटर जल का मतलब उसके हमेशा इतने मोल्स होते हैं, बता चुका था। विलय के 1 मोल्स हैं, ये कैसे पता? इन्होंने खुद बोल दिया 1 मोलल। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि मोल अंश मोल प्रभास किसका निकालना है? विलय का। तो ऊपर क्या जाएगा? 1, नीचे 1 + 55.5। 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 56.5। पॉइंट हटा के क्या आ गया? अब इसे काट लो, 2 से ये कट गया, 1 1 3। अब तुम्हें क्या करना है? डिवाइड करना है किसको? 2 को। किससे? 100। तुमने पॉइंट लगा के क्या लगाया? 0। अभी भी ये नंबर छोटा है, फिर 0 लगाओगे, एक 0 बढ़ गया। अब तुम्हें दिख रहा है कि 113 के पहाड़े में 200 एक ही बार में आएगा। 200 में तो ज्यादा हो जाएगा। तुमने यहाँ पे मन लगाया, आगे फिर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम अब अपने ऑप्शन को देखो। पहला ऑप्शन है 0.009, ये तो खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 0 के बाद 1 आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में है 0.018, कितना है? इसी में तो 1 आया ना। तीसरे में है 0.027, 2 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 0.036, ये भी नहीं हो सकता। तो तुम्हें पूरा करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। इस तरीके से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तो बता ही दिया। इनमें से एक्टिनोनाइड कौन सा नहीं है? टर्बियम, क्योंकि टर्बियम क्या होता है? लैंथोनाइड। थर्ड क्वेश्चन कर लिया था ये। इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय? तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन को आसान बना दिया। क्यों आसान बना दिया? देखो, इन्होंने 2 वर्ड बोल दिया। ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। पहला क्या है? NiCO4, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? NiCN4, 2-। सी क्या है? NiCl4, 2-। और डी क्या है? ZnNH3, 2+। पहला वाला क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर याद है तुम लोगों को? चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28, 4s2, 3d8। क्योंकि CO कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल। तो इसकी वजह से निकल पे भी चार्ज कितना होगा? 0। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पहले समझ लो, इसके पास ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं। 4s में कितने हो जाते हैं? 0। 3d में कितने हो जाते हैं? 10। तब ये अपना एक s ले लेता है, यूज करता है, और 4p के 3। तो यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। चतुष्फलकीय तो हो गया ना ये। लेकिन क्या ये अनुचुंबकीय होगा? अनुचुंबकीय कौन होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। 10 इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे पेयर्ड हो गए। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। इसे खत्म करो। अब इस पे आ जाओ। इसे करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? NiCN का होल 2-। वैसे मुझे याद है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को याद है? चलो कर लेते हैं। निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे पहले, जो कि +2 आएगी। कितनी आएगी? कैसे? इसे क्या मानोगे? x। लिख लो x। कितने साइनाइड है? 4। एक का कितना होता है? -1। और पूरे पे चार्ज कितना है? -2। सॉल्व करोगे x -4 -2, ये उधर जाएगा। x 4 - 2 कितना आ गया? 2 +2। कभी भी मेटल पे माइनस चार्ज आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे निकल की अवस्था कितनी आ गई? +2। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो +2 ही लिखा है। कितना परमाणु क्रमांक था? 28। 4s 0 हो जाएगा। 3d में कितने होंगे? 8। 0 क्यों हुआ? क्योंकि 2 चार्ज है ना प्लस का, तो s के तो 2 कम हो जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, पूरा लिख नहीं रहा हूँ। तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें? 8। अब तुम जरा ध्यान से देखो, ग्राउंड स्टेट। पहले तुम क्या दिखाओगे? 3d तो दिखाते हो। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 3d। फिर क्या दिखाते हो? 4s। फिर क्या दिखाते हो? 4p। 4d की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस समय 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम्हें देखने से लग सकता है कि जब ये साइनाइड आएंगे, कितने साइनाइड आएंगे? 4। जब 4 साइनाइड आएंगे तो वो एक S का इस्तेमाल कर लेंगे 3p का, बट ऐसा होगा नहीं। साइनाइड एक प्रबल लिगेंड होता है। CO के बाद अगर कोई लिगेंड प्रबल है सबसे अधिक, तो वो साइनाइड ही है। तो वो क्या काम करेगा?
वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जोड़े में कर देगा, पेयर्ड कर देगा, जिसकी वजह से डी का एक खाली हो गया, नहीं हो गया। अब जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो तो यहीं पे हो गए, डी एक खाली हो गया, तो यहाँ पे एक डी इस्तेमाल होगा, एक एस और 2 पी, DsP2। क्या संकरण होगा इसका? और क्या यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है? कोई नहीं, सारे के सारे भर गए। और यहाँ का संकरण क्या है? DsP2। DsP2 से कौन सी संरचना प्राप्त होती है? समतलीय, स्क्वायर प्लेनर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? ठीक है, तो चतुष्फल की तो यहाँ पे वैसे ही खत्म हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी निकल की अवस्था कितनी निकल कर आएगी? +2। कितनी आएगी? दूसरी बात +2 आ गई, तो बिल्कुल सेम यही वाली चीज चलेगी। इसके डी में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। कितने होंगे यहाँ पे? 8। यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। लेकिन क्लोरीन कैसा लिगेंड है? दुर्बल है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या जोड़े में करा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब अब क्लोरीन को एक 4s लेना होगा और 3 4p। क्या संकरण हो गया? और 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ पे खाली भी दिख रहे हैं, तो sp3 संकरण से संरचना कैसी होगी? चतुष्फल की है, और 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए थे, कम से कम एक तो चाहिए था ना अनपेयर्ड। यहाँ पे तो कितने अनपेयर्ड हैं? 2। ये आंसर है हमारा। लास्ट वाला देख लो, ये गलत क्यों है? Zn पे यहाँ पे कितना चार्ज है? प्लस का 2, ठीक है। Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30, तो इसके 4s में कितने हो गए? 0। d में कितने हैं? 10। कितने हैं? अगर मान लो इसके साथ में 4 अमोनिया जुड़ने के लिए भी आएंगे तो एक s का इस्तेमाल कर लेंगे और 3 p का, लेकिन वहां पर भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अनपेयर्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? डी में तो ऑलरेडी कितने हैं? 10, और बाकी जो आते हैं वो जोड़े में ही आते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? NiCl(2-), इसमें कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं? 2। और संरचना कैसी है इसकी? चतुष्फल की। समझ में आ गया? देखो ये 4 क्वेश्चन अभी इन्होंने MCQ में दिया है, तुम्हें घर पे जाके इसे सही से डिटेल में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन सी थ्योरी पे पूछा जा सकता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT पे, ठीक है। किसी का भी आ सकता है। दोबारा समझ लो, इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की है। क्या नाम है इसका? टेट्रा कार्बोनिल निकेल। टेट्रा, जिसपे चार्ज कितना है? 0, तो ब्रैकेट में हम 0 भी दिखाते हैं। इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा साइनो निकलेट। निकलेट क्यों? माइनस का चार्ज है, ठीक है। इसका नाम टेट्रा क्लोरो निकल निकलेट, इसका भी क्या होगा? निकलेट। इसका टेट्रा अमीन जिंक, और ब्रैकेट में स्टेट दिखा दोगे कितने? 2। कैसे लिखोगे? 2 ऐसे लिखोगे, ऐसे करके 2 लाइन रोमन नंबर्स में। चलो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराओगे H2 और PD बेरियम सल्फेट से, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? नाम बताओ। रोजेनमुंड, ठीक है। तो ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है, इसमें कुछ ऐसा खास करने के लिए नहीं है। फिर हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये तुम लोगों से पहले भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो इन्होंने इन चारों में से नाम पूछ लिया है, तो मैंने स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को बता दिया था बहुत डिटेल में। तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, एग्जाम में ये भी आ सकता है क्या कि हिंसबर्ग रिएजेंट की क्या बनाओ? संरचना। तो सिंपल है, बेंजीन बनाओ, S के साथ 2 बार डबल बॉन्ड दिखा दो, O और Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल में विलय विटामिन कौन सा है? विटामिन C और B, ये 2 ही विलय हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है C हो जाएगा। तो चलो MCQ तो हमारे हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं अब इन क्वेश्चंस की। राउल्ट का नियम मैं क्या ही बताऊं, इसमें पता है तुम्हें। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातु रंगीन यौगिक बनाते हैं, बताया था। रंगीन यौगिक बनाने का कारण है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इनमें डी ट्रांजिशन होता है, एक लेवल से कहाँ जाते हैं? दूसरे में। जब वापस अपनी अवस्था में आते हैं तो रेडिएशन निकलता है, जिसकी वजह से ये क्या दिखते हैं? कलरफुल। क्या Zn+2 रंगीन होगा? तुम्हें मान लो ये दे दिया Zn+2, तुम्हें दे दिया स्कैंडियम+3, तुम्हें दे दिया कॉपर+2, और तुमसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा रंगीन है और कौन सा रंगहीन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30, अभी कराया था। 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो S में C तो कम होंगे, D में इसके कितने पूरे? 10। सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जोड़े में है ना, सारे युग्मित हैं, तो ये हो ही नहीं सकता रंगीन, ये सफेद होता है। हाँ, रंगहीन, ठीक है। इसको देखो, इसका एंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21। इसका होता है 4s2 3d1, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन समझाया था, 2-1, लेकिन +3 का मतलब इसमें से भी निकल गए, इसमें से भी, इसके तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, तो ये भी रंगहीन होगा। कॉपर+2 29 होता है, 4s में इसके 1 होते हैं, 3d में 10 होते हैं नॉर्मल अवस्था में, 2 कम करोगे
तो एक इसमें से कम और एक इसमें से कितना हो गया 9। 9 का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया अनपेयर्ड। इसी की वजह से कॉपर +2 के जितने भी तुम्हारे लवण होते हैं वो सब ब्लू कलर के होते हैं। कैसे कलर के? नीले कलर के। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नाम पूछा है तो ये तो बहुत आसान है, तुम लोग बताओ पहले तो उसके बाद ही मैं बताऊंगा। देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया। मैंने बता दें इनसे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं, हमें इसी से मतलब है। हेक्सामीन, हेक्सा अमीन, डबल एम लगाओगे। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट की अवस्था निकालोगे 3 ही आएगी। फिर आप गैप दे दो, ये सल्फेट है, गैप दे के सल्फेट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सल्फेट 3 बार है और ये 2 बार है, नाम यही रहेगा। समझ में आ गया? दूसरे यौगिक का नाम देखो K3, हाँ CrC2O4 का होल थ्राइस। पोटेशियम पहले लिखोगे, पोटेशियम, फिर गैप दोगे और ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट। याद है क्रोमेट क्यों? शुरू में अगर धातु लगा हुआ है तो इसके साथ में 8 लगेगा। ठीक है। कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट, आयरन होता तो फेरेट, आयरेट मत कर देना, आयरन होगा तो फेरेट, सिल्वर होता है तो अर्जेंटेट। ये कुछ नाम याद रखो, ज्यादा तो बोर्ड वाले वैसे भी तुम्हें नहीं देंगे। जिंक होता तो जिंकेट, 5-6 तो है। आयरन है तो फेरेट, जिंक है तो जिंकेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट। सिल्वर में अलग नाम है बिल्कुल, अर्जेंटेट, अर्जेंट। चलो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन में करवाया भी था और इसे ना इंपॉर्टेंट लिख लो, ये इस बार बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। क्या है क्वेश्चन बताओ? ये हमने कोई एल्किल क्लोराइड ले लिया, CHCl मत ले लेना एग्जाम में समझाने के लिए। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर CHCl भी तो एल्किल क्लोराइड है, हम यही लेके समझा देंगे, नहीं समझा सकते। क्यों? इसमें एल्कीन नहीं बन सकता। एल्कीन बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2। तो इथाइल क्लोराइड से समझाना, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा। सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डालता हूँ तो विलोपन अभिक्रिया होती है, एलिमिनेशन। यहाँ से H निकल जाता है, यहाँ से Cl, और आपको प्राप्त होगा इथीन, जो कि यहाँ पे CH2 बाहर कौन निकलता है? KCl + H2O। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तुमने अल्कोहलिक KOH डाला, ठीक है, तुम्हें एल्कीन मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे एक्वस ले लोगे, जलीय, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें अल्कोहल प्राप्त होगा। क्यों? सिंपल है, जब हम एक्वस KOH लेते हैं तो यहाँ से जो टूट के निकलता है OH-, कौन निकलता है? और ये OH- नाभिक रागी का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का। एग्जाम में भी तुम यही समझाओगे कि जब हम जलीय KOH लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? OH-, जो किसका काम करता है? एक नाभिक रागी का। और नाभिक रागी का काम करेगा तो प्रतिस्थापन ही तो होगा, क्लोरीन प्रतिस्थापित होगा, सब्स्टिट्यूट होगा और वहां पे OH आके लग जाएगा, अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो फिर अल्कोहलिक वाले में ये क्यों दिक्कत आ रही है? तो वो समझो। अल्कोहलिक KOH लेते हो तो अल्कोहल के साथ KOH है, ध्यान से समझो, अल्कोहल के साथ कौन है? KOH। इसमें दिक्कत क्या आती है? हमें पता है कि जो अल्कोहल होते हैं ये अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? और ये क्या है तुम्हारा? बेस। KOH क्या है? एक क्षार है। यहाँ का जो OH है ना, OH-, ये इस H को ले लेता है। किसके H को? अल्कोहल के। जो अल्कोहलिक KOH का OH है वो अल्कोहल के H को लेके तुम्हें क्या दे देगा? इथॉक्साइड। क्या दे देगा? और ये इथॉक्साइड अब किसका काम करना स्टार्ट कर देता है? फिर से क्षार का। और ये यहाँ से क्या लेने लगता है? H। और यहाँ से फिर सॉरी कहाँ से? यहाँ से क्या लेने लगता है? ये H। और यहाँ से क्या निकलने लगता है? Cl। तो तुम देखो, जब तुमने जलीय वाला लिया था तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज प्राप्त हुई थी, एक ही चीज बना था, कौन? OH-, जिसने किसका काम किया था? नाभिक रागी का। लेकिन अगर तुम अल्कोहलिक KOH लेते हो तो वहां पे कोई अल्कोहल होगा, उसके साथ कौन होगा तुम्हारा? KOH। क्या रिएक्शन हो रही है बताओ? KOH का जो OH- है, इसने इसका क्या लेना स्टार्ट कर दिया? H।
ये रिएक्शन क्यों हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है? ये है अम्ल और ये, तो पहले अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे नहीं करेंगे? तो OH ने यहाँ का H लेके खुद कैसे निकल गया होगा, जल के रूप में। और ये जो K प्लस है ये O माइनस के साथ जुड़ा रहता है, तुम ऐसे भी दिखा सकते हो O माइनस और K प्लस। इसे क्या पढ़ते हो, पोटेशियम इथॉक्साइड। और पोटेशियम इथॉक्साइड एक क्षार होता है, क्या होता है, फिर से क्षार बन गया। अब ये क्षार इसके साथ अभिक्रिया करेगा और कौन सी रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे पहले अल्कोहल ने किससे अभिक्रिया किया, KOH से, क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम इथॉक्साइड, और वो फिर अल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया करके तुम्हें एल्कीन देगा। बट ऐसी कोई कहानी कहाँ पर नहीं हुई थी एक्वस KOH में, वहां पे सिर्फ कौन था, जल। जल ने KOH को दो हिस्से में तोड़ा, K प्लस में और OH माइनस में, और वहां का OH माइनस किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक रागी का। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन होगा और तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, OH। बाकी जो बातें मैंने तुम्हें समझाई हैं ये बुक में तुम्हें आंसर में मिल जाएगा कि कैसे हिंदी में मतलब लैंग्वेज में लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक दो बार लिख जरूर लेना। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, रॉल्ट का नियम। इसमें कुछ नहीं, ये दोबारा ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो अब थर्ड वाला ये करा है किसी ने। क्वेश्चन है एक मोलर सॉल्यूशन और एक मोलर सॉल्यूशन, दोनों में अधिक सांद्रित कौन होता है। एक, अच्छा इन्होंने खुद ही दे दिया है कि जो एक मोलर वाला सॉल्यूशन होता है, एक मोलर वाला, कौन सा वाला, ये ज्यादा सांद्रित होता है। ज्यादा सांद्रित होने का मतलब क्या है, ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ज्यादा क्या होती है, सांद्रता। अब ये बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से। सांद्रता अगर मैं तुमसे कभी कहता हूं, या तुमने मान लो खुद ही कोई एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तुमने खुद एक सॉल्यूशन बनाया, दो सॉल्यूशन बनाए एक ही चीज के, तुमने नमक लिया पानी लिया, दो बच्चों ने अलग अलग सॉल्यूशन बनाया। कोई बच्चा अगर ये कहता है कि मेरा वाला सॉल्यूशन जो है वो अधिक सांद्रित है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब क्या हुआ उसका। मैं अभी केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरली टेस्ट के बेसिस पे, टेस्ट करके कैसे बताएगा वो, या तुम ही टेस्ट करोगे तो तुम किसको सांद्रित कहोगे, तुमने टेस्ट किया जो ज्यादा नमकीन लगेगा, पानी और नमक का ही तो विलयन है। तुम टेस्ट करके दोनों को बच्चों के सॉल्यूशन को टेस्ट करके देखोगे, जो ज्यादा नमक वाला लगेगा कहोगे सर ये ज्यादा सांद्रित है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तुम चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाओगे तब तुम क्या कहोगे, जिसकी मिठास अधिक है। मिठास अधिक किसकी वजह से होगी बताओ, विलय की वजह से या विलायक के, विलय की, जाहिर सी बात है चीनी और नमक की वजह से ही तो होगा ना नमकीन या मिठास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी तुमसे कह रहा हूं कि किसी की सांद्रता अधिक है, मतलब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि विलय की मात्रा उसमें अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक कंफ्यूजन, क्या दोनों में क्या लिख दिया, अब कहोगे सर दोनों में ही जो विलय के मोल्स हैं वो तो एक ही हैं, 1 लिख दिया ना। इसकी परिभाषा क्या बनी, 1 लीटर विलयन में 1 मोल है, इसका 1 किलो विलायक में 1 मोल है। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर क्या है, तुम्हारे विलय के कितने मोल्स हैं, 1, ठीक है, और पूरा का पूरा विलयन कितना लीटर है, 1 लीटर, कितना है। अब इस विलयन में दोनों चीजें आ गई ना तुम्हारी, तुम्हारा विलय भी आ गया और तुम्हारा विलायक भी। लेकिन यहां पर ये जो तुम्हारा विलय के मोल है 1 मोल, ये पूरा का पूरा 1 किलोग्राम पानी में डिजोल्व है, कितना, तो यहाँ पे जो जल है वो खुद ही 1 किलो है। ध्यान से समझो, यहाँ पे जल पूरा अलग कर दो, 1 किलो जल में 1 मोल विलय के, लेकिन यहाँ पर क्या है, मोल के तो विलय के तो अभी भी कितने मोल हैं, 1, लेकिन वो कितने हैं, कितने में है, 1 लीटर में। 1 लीटर को थोड़ी देर के लिए तुम मान लो 1 किलो, कितना मान लो फिर से, लेकिन अब ये जो 1 किलो है ये विलायक, ये विलायक नहीं है बल्कि कौन है, पूरा विलयन। इस विलयन में दो चीजें हैं, विलय विलायक। अब जरा ध्यान से समझो, इसमें विलय भी तो आ गया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो 1 मोल है ना विलय का, उसको मात्रा में मैं कहता हूं 50 ग्राम है, थोड़ी देर के लिए कितना है, तो 50 ग्राम इसमें कौन आ गया, विलय। तो विलायक कितना बचा, बेवकूफ, 950। कैसे, 1 किलो है ना, पूरा विलयन कितना है, 1 किलो, उसमें से विलय जो कि 1 मोल था, हमने अपनी समझाने के लिए मान लिया कि 50 ग्राम है, बाकी जो मात्रा होगी वो सब विलायक की तो होगी, तो वो कितना हो गया, यहाँ पे 950 ग्राम पानी में विलय कितना है, 50 ग्राम। यहाँ पे भी मान लो कि भाई हम यहाँ पे भी मान लेते हैं कि ये
एक मोल कितना ग्राम है, 50 ग्राम ही है, लेकिन ये 50 ग्राम कितने में है? तो तुमने एक विलेन बनाया, इस तरह से समझो कि 1 किलोग्राम पानी लिया और उसमें तुमने 50 ग्राम क्या डाला, नमक। दूसरा विलेन तुम कैसे बना रहे हो, तुमने 950 ग्राम ही लिया है पानी, कितना लिया है, तो पानी अपने आप कम होगी, नहीं हो गया, कितना ग्राम कम हो गया, 50 ग्राम। तो जाहिर सी बात है ज्यादा सांद्रता किसकी आएगी, जिसमें कि पानी की मात्रा कम हो चुकी है ना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दोनों चीजें। जब हम 1 मोलर कहते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, आयतन, किसका आयतन, विलयन का। तो विलयन में पहले से दोनों चीजें हैं, कौन कौन, विलय और, लेकिन यहाँ पे जब तुम 1 मोलर कहते हो तो यहाँ पे विलायक को बिल्कुल अलग ही कर देते हो। तो यहाँ पे तुम खुद अगर कंपेयर करोगे तो तुम समझ सकते हो कि विलायक की मात्रा अधिक किस में होती है, किस वाले में, मोलल वाले में या मोलर वाले में, मोलल में। कैसे, 1 किलोग्राम फिक्स है, कितना, ऊपर वाला 1 लीटर, मान लेते हैं वो 1 लीटर बन गया, 1 किलोग्राम वो भी बन गया, लेकिन वो अकेला विलायक का तो नहीं है ना, उसमें दो चीजें हैं, विलय भी और, तो अपने आप विलायक कम हो गया, नहीं हो गया। तो तुम समझ सकते हो कि 1 मोलर वाले में विलायक की मात्रा क्या होगी, कम, 1 मोलर वाले में विलायक की मात्रा क्या होगी, अधिक। तुम्हें ये पूरी कहानी नहीं समझानी जितना मैंने तुम्हें समझाया, तुम सिर्फ एग्जाम में लिख के आओगे कि 1 मोलर विलयन में विलायक की मात्रा क्या होगी, कम होगी, इसीलिए उसकी सांद्रता अधिक। बात समझ में आ गया, सिर्फ इतना समझा देना, बाकी मुझे डिटेल में समझाना था तो ये एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू फॉर्म इथीन। ये बहुत डिटेल में कराया था और पहले भी मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ थोड़ा सा। एथेनॉल, इसको जब तुम गर्म करते हो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पे, तो हमें इथीन मिलता है, ठीक है, जल निकल जाता है। इसकी इन्होंने मैकेनिज्म पूछी है, तो स्टेप 1 में तुम्हें पता ही है, H2SO4 को हम तोड़ के दिखाते हैं पहले, किसको, और हम दिखाते हैं कि ये H+ बना और क्या बना, HSO4 माइनस। फिर दिखाते हैं कि ये जो H+ बना अब इसके पास आएगा, अल्कोहल के पास, एथेनॉल है, यही तो अल्कोहल है, ये किसके साथ जुड़ेगा, H+ के साथ, ये H+ ये वाला जो मिला है किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, ये इसको ले लेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2, O पे चार्ज क्या आ गया, प्लस 2H आ गया। क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर निकल गया, CH3 CH2 पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, बाहर कौन निकल गया, H2O। तो हम दिखाते हैं इसका जो एक H है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे शिफ्ट होते ही CH2 बाहर कौन निकल गया, H+। तो अब ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म किसी की भी आए, एथेनॉल की आई है तो तुम ऐसे कराओगे, प्रोपेनॉल का होगा तो भी यही। देखो पहला वाला स्टेप तो सेम ही रहेगा ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का टूटना और टूट के क्या देना, H+। फिर एथेनॉल की जगह अगर प्रोपेनॉल है तो वो भी, उसमें भी तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे और वो किसको लेंगे, H+ को। फिर O पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, कौन बाहर निकलेगा, वाटर निकल गया, उसके बाद में प्लस आ जाएगा कार्बन पे, पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो ये किसका होता, प्रोपेनॉल का क्वेश्चन होता, तो बस यही तो होता ना, इस तरफ कौन लगा रहता, CH3, तो वहां पे क्या प्राप्त हो जाता, प्रोपीन, क्या प्राप्त हो जाता, प्रोपीन। तो एक मैकेनिज्म तो हम प्रोपेनॉल की घर पे अपने आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और एसीटोन, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस टेस्ट बेस्ट है ना, एल्डिहाइड टॉलेंस अभिक्रिया देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। अगर तुम्हें ये अच्छा ना लगे तो तुम कौन सी, नहीं यही सही है, ठीक है। अगर मैं सोचूं हेलोफॉर्म टेस्ट कौन सी, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हेलोफॉर्म में COCH3 होना चाहिए, तो वो दोनों में है। तो यहाँ पे जब भी तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो तो या तो तुम टॉलेंस रिएक्शन लिखोगे या दूसरी फैलिंग। टॉलेन में क्या बनता है, सिल्वर बनता है ना, ब्राइट सिल्वर, और फैलिंग में क्या बनता है, Cu2O, लाल कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो तुम लिखोगे कि एल्डिहाइड टॉलेंस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके सिल्वर बनाएगा, चमकता हुआ सिल्वर, जबकि ये एसीटोन इस रिएक्शन को नहीं करेगा। अगर तुम फैलिक दोगे, फैलिंग वाली अभिक्रिया लिखोगे, तब भी तुम ये लिखोगे कि एसिटल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, ये फैलिंग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके लाल अवक्षेप देगा Cu2O का, लेकिन कौन नहीं देगा, एसीटोन, ठीक है, सिंपल है। डी वाला ये याद होगा, जब मैंने बायोमोलिक्यूल्स कराया था तो साफ बताया था कि ये तो हर बार ही आता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने OH ग्रुप होते हैं, 5,
कैसे बताओगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं, और जब हम अभिक्रिया कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से तो उसके 5 अणु इस्तेमाल होते हैं। कितने? और बनता क्या है? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। तो क्योंकि 5 अणु इसके इस्तेमाल हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने OH ग्रुप होते हैं? 5 OH ग्रुप। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब ये न्यूमेरिकल है, तो में से किस किसने किया था इसे बताओ। चलो न्यूमेरिकल कर लिया था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन देखो, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को कितने बेंजीन में डाला है? 25 ग्राम। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COH। कितने बेंजीन में डाला है? 25 ग्राम बेंजीन में। इसके डालने से हिमांक में अवनमन हुआ है कितने का? 1.62 का। हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा TF से दिखाते हैं। कितना अवनमन हुआ है? 1.62 केल्विन। ठीक है, अब ये आगे कह रहे हैं कि यदि ये विलयन में द्वितीयक बनाता है, मतलब डाइमर। कौन बनाता है डाइमर? ये जब इसमें जाता है तो क्या बनाता है? और डाइमर जैसे ही तुमने सुना तुम समझ गए वेंटॉ फैक्टर का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया? वेंटा गुणक के क्वेश्चन में आई की बात आती है। चलो अब आगे ये कह रहे हैं कि स्थिरांक भी दे दिया KF कितना? 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इन्होंने इसमें क्या पूछा है? संगुणन कितने प्रतिशत होगा, मतलब क्या पूछा है? अल्फा। संगुणन या विघटन कुछ भी हो, अल्फा पूछा है। अल्फा निकालने के लिए सबको पता है फॉर्मूला ये होता है C अल्फा स्क्वायर, नहीं क्या लिख दिया ये, क्या होता है अल्फा निकालने का फॉर्मूला? KD का ये फॉर्मूला होता है ना, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इसमें इन्होंने KD दिया है क्या? चलो पहले करना स्टार्ट करते हैं, अभी पता चल जाएगा अल्फा कैसे निकालना है। अरे नहीं सॉरी, यहाँ पे अल्फा ये वाला यूज नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला ये होगा I-1 अपॉन। अब देखो मैं खुद इतने टाइम बात कर रहा हूँ तो मैं खुद भूल रहा हूँ, तो तुम लोगों के साथ क्या ही हो सकता है, बट तुम लोग रिवाइज कर रहे होगे ना डेली। एक अल्फा का फॉर्मूला ये होता है, दूसरे अल्फा का फॉर्मूला ये होता है। ये कब इस्तेमाल होगा? जब विघटन होगा, और ये जब संगठन होगा। तो संगठन का क्वेश्चन तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स अगर तुम्हें अल्फा निकालना है तो तुम्हें क्या चाहिए? आई, जो कि होता है क्या है? वेंटॉ फैक्टर। एन पता है हमें, डाइमर। डाइमर का मतलब एन का मान 2, ट्राइमर होता तो 3। तो बस अब सारी की सारी कहानी किस पे आ रही है? आई पे। तो चलो अब हमें पता है कि फॉर्मूला यहाँ पे हम ये इस्तेमाल करेंगे डेल्टा TF इक्वल टू I/KF इंटू M। और M को कैसे लिख लेते हैं हम? WB अपॉन MB। WA ग्राम में है तो इंटू 1000। डेल्टा TF कितना है? 1.62। ये कितना है? सॉरी तो निकालना ही है। ये कितना है? 4.9। WB कितना है? विलय कौन है यहाँ पे? बेंजोइक अम्ल। कितना है? 2 ग्राम। कितना है? अब इसका फॉर्मूला, उससे तुम MB निकालोगे। फॉर्मूला है C6H5COH। यही तो है ना? कितने कार्बन है? 7। तो ये हो गया 84। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 2 ऑक्सीजन है तो 90। 122 हो गया। कितना हो गया? कितने बेंजीन में डाला था इसको हमने? 25 में। तो वही तो विलायक है W25 इंटू क्या कर दोगे यहाँ पे? 1000। सॉल्व कर लो, कितने बार में कट गया? 40 में। अब आई यहाँ से एक ही बार में सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा कितने बार? और तो नहीं कट रहा है ना कुछ भी। चलो सब इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आओ। 1.62 इंटू 61 और नीचे क्या आ जाएगा? 4.9 40। अब देखो इतनी कैलकुलेशन तो तुमसे बोर्ड एग्जाम में बोर्ड वाले करवाएंगे ही ना। अगर पूरे पेपर में मान लो 2 या 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो तुम आराम से कर सकते हो। देखो इसमें क्या है, यहाँ से तुमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। एक क्या लगाओगे? 0। अब तुम 162 की गुणा किससे कर लोगे? 61 से। और 490 की किससे कर लोगे? मैं नहीं करने वाला, ठीक है। कैलकुलेटर कहाँ है इसमें? दिख रहा है कैलकुलेटर कहीं? क्या है बताओ? 162 इंटू 61
और नीचे क्या हो जाएगा, 490 की गुणा किससे करनी है, अब इसे भाग कर देते हैं। कितना आ गया, 0.504, कितना आ गया, क्या आया बताओ ये, आई, ठीक है। तो यहाँ पे आई का मान कितना आ गया हमारा, 0.504। कुछ क्वेश्चंस के तुम लोगों को मैंने पहले कहा था आंसर से याद कर लेना। आई का मान यहाँ पे 0.504 है, इससे भी तुम बहुत चीजें पता कर सकते हो। क्या देखो, ये हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, आई से। जहां तक मान लो अगर मैं गलत कर रहा होता तो फिर आगे करने का कोई सेंस नहीं था। मुझे कैसे पता है कि ये जो आई का मान है ये मुझे बता रहा है कि ये क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन तुम्हारा एसोसिएशन का होगा, किसका, जुड़ने वाला। और एक दूसरा कौन सा होता है, डिसोसिएशन, टूटने वाला। टूटने वाले में हमेशा आई का मान एक से ज्यादा रहता है, किससे ज्यादा रहता है, लेकिन जुड़ने वाले में जो संगठन होगा तो आई का मान हमेशा एक से कम रहेगा। और हमारा कम ही तो आया ना 0.504, दैट मीन्स यहाँ तक हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहले हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम मोललता, क्या निकालना था, आई। डेल्टा टी एफ क्वेश्चन में ही दिया था, के एफ क्वेश्चन में दिया था, और इसके लिए जो भी कुछ चाहिए था सब क्वेश्चन में दिया था। सब कुछ काट वाट के हमने क्या निकाल लिया, आई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, अल्फा का। क्या फॉर्मूला था, आई माइनस वन, 1/n-1। अब तुम देखो आई की जगह क्या रख दो, 0.504 माइनस 1, 1/2। 2 क्यों, एन का मान 2 ही तो है ना, -1। अब सॉल्व कर लो, इसमें से इसको जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0.4 समथिंग आएगा। देखो यहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमें चाहिए होता है, ध्यान रखना। मुझे 1 में से माइनस करना है क्या, 0.504, कितना आया, 0.496, माइनस में आएगा, माइनस का बड़ा है कोई बात नहीं, ये तो 0.5 भी हो जाएगा ना। अब 0.5 को 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.5, ये भी माइनस का ही आएगा, तो माइनस से माइनस कट के प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या है 0.496, नीचे क्या है 0.5, अपने आप में क्या लगा दूं, पॉइंट हट गया। अब बस ये लास्ट स्टेप है, ऊपर कितना है तुम्हारा 496 डिवाइड किससे, 500 से, कितना आ गया 0.992, कितना आ गया 0.992। और प्रतिशत में निकालोगे बच्चे तो ये हो जाएगा 99.2। कैसे, 100 से गुणा कर देते हैं। अल्फा का मान ध्यान रखना कभी भी 1 से अधिक नहीं आ सकता, किससे अधिक नहीं आ सकता, चाहे क्वेश्चन टूटने का हो या जुड़ने का, अल्फा फिक्स है। अल्फा होता है क्या है, मतलब कोई भी चीज मैक्सिमम अल्फा में 1 हो सकती है, कितनी हो सकती है, 1। तो 1 से अधिक आंसर कभी आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे कितना आया 0.992 और प्रतिशत में कितना हो गया, तो अब तुम कह सकते हो कि हम जितना भी बेंजोइक अम्ल डालते हैं ना, किसमें, बेंजीन में, उसमें से 99.2% जो है वो आपस में सब जुड़ जाते हैं और क्या बनाने लगते हैं, डाइमर। इसे नोट कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, नेक्स्ट ये है ना कोरोजन, और हाँ, और इसके 2 मेथड्स बताने हैं कोरोजन को रोकने के लिए। कोरोजन का मतलब क्या होता है, संक्षारण, और ये सब तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो भी तुम्हारे धातु होते हैं उनकी सतह खराब हो जाती है जब वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के, नमी के, अम्ल के, ठीक है, और हवा के। और सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास किसका, लोहे का। लोहे के ऊपर जंग लग जाती है ना, तो लोहे के जंग लगना अलग ही है एक तरह से, ठीक है। बाकी संक्षारण हम किसी और धातु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोहे के केस में हम उसको क्या बोल देते हैं, जंग लगना, ठीक है। होता किस वजह से, तुम पूरा समझा देना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे संक्षारण, इससे नुकसान क्या होता है, या जंग लगने से, हर साल कई क्विंटल लोहा जो है हमारे देश का वो खराब हो जाता है। जो ब्रिज हैं हमारे उनको रिप्लेस करना पड़ता है, जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं लोहे के वो उससे बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं संक्षारण हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, इसके 2 मेथड्स बताओ जिससे कि तुम इसे रोक सकते हो। पहला, जिंक की प्लेट परत लगा दो,
पेंट कर दो। देखो पेंट करना और वो थोड़ा सा क्या कहते हैं 10th वाले ही टॉपिक आ गया। अब तुम 12th में हो तो एक तो ये हो जाएगा तुम्हारा जिंक की परत लगा देना। दूसरा एक टॉपिक होता है एनोडीकरण, जिसको बचाना होता है ना, जिस धातु को बचाना होता है उसके साथ हम एक दूसरे धातु को जोड़ देते हैं, और जो दूसरा वाला धातु होता है उसको हम बना देते हैं एनोड। क्या बना देते हैं? तो जो भी कुछ होगा ना अब उसका होगा दूसरे धातु का, क्या आ सकते हो बट उसमें देख लेना। फिर तुम ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। ये आज भी मैंने तुम लोगों से कई बार पूछा है, मॉलिक्युलरिटी में और ऑर्डर में, कोटि में और आणविकता में अंतर पूछे गए हैं। पहला अंतर, आणविकता जो होती है तुम उसे देख के बता सकते हो, थियोरेटिकल होता है, लेकिन जो कोटि होती है वो प्रयोग करके ही निकाली जाती है। दूसरा, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, कोटि शून्य हो सकती है। तीसरा, और क्या बता सकते हो तुम? कौन सी संख्या? अच्छा पूर्ण संख्या, और फ्रैक्शनल होती है, ठीक है हाँ। चलो तो दो दो भी लिख दोगे तो चल जाएगा काम। और दूसरा क्या पूछा है, एक एक्सप्रेशन बताओ हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का, डिराइव करना है। एक होता है सिर्फ पूछा जाए कि फॉर्मूला लिख के दिखाओ, दूसरा पूरा का पूरा डेरिवेशन का। तो इसमें डेरिवेशन पूछा है तभी ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 का। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, मतलब वहां पे 2 अंतर लिख के आओगे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे पूरे। एक अंतर हो गया शून्य वाला, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, एक प्रयोग से निकाली जाती है, दूसरी थ्योरेटिकल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ में और के में रिलेशन निकालना है। तो तुम सबसे पहले के का फॉर्मूला लिखोगे किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। ये मैंने वैसे कॉपी में करवा रखा है, याद होगा तुम लोग को। सॉरी, आर नॉट अपॉन आर होता है। हम टी को कितना मान लेते हैं? टी हाफ। तो आर कितना हो जाएगा तुम्हारा? आर नॉट बाई 2, यही तो हो जाता है ना, प्रारंभिक सांद्रता का हाफ। तो हम इसमें अब के को तो ऐसे ही छोड़ दो, 2.303, टी की जगह क्या लिखो? टी हाफ लॉग, ऊपर तो आर नॉट ही रहने दो, आर नॉट, नीचे आर की जगह पर भी आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, आर नॉट बाई 2, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, ऊपर कौन पहुंच जाएगा? 2। तो 2.303 इंटू लॉग 2, और नीचे क्या चल रहा है? टी हाफ। लॉग 2 का मान कितना होता है? 0.3010। इसको जब इससे गुणा करते हो तो आ जाता है 0.0, और नीचे क्या है? टी हाफ, इधर क्या है? की। इसे कर लेना अपनी कॉपी में एक बार, ठीक है, जरूर इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांसेस हैं। देखो पहला वाला हो सकता है ना आए, फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेशन है वो हो सकता है एक बार को ना दें, दे वो भी सकते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म दे सकते हैं। क्यों? इसमें इंटीग्रेशन का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक बार को जब पेपर बनता है तो बायो वालों को दिमाग में रख के नहीं आता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब कई सालों से आ रहा है, लेकिन ये तो कंफर्म आ सकता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बीच में रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में एक डेरिवेशन, तो आखिरी में ये डेरिवेशन निकल कर आ जाता है, और इसका तो हम इस्तेमाल भी करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो ये भी खत्म हो गया। 5वां क्वेश्चन देखो, कॉलाज का नियम समझा दोगे, ठीक है। हाउ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिटरमाइंड फ्रॉम दिस लॉ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Kd, वो क्या हो जाता है? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जो अभी लिखवा रहा था ना मैं। तो कौन कौन से? हाँ, तो अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, जब मैं तुम लोग को डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कराया था उसमें मैंने दोनों की प्रिपरेशन कराई थी, पोटेशियम परमैंगनेट की भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी, और मैंने साफ कहा था हर साल एक ना एक जरूर आता है, इनकी विधि जरूर आती है, लिख लिख के देखो तुम लोग सही से, ठीक है। फिर हाँ यही था, राइट अ शॉर्ट नोट और लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, अच्छे से रटवाया था कि लेंथोनाइट्स में क्या होता है, जैसे जैसे उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है उनकी आयनिक और परमाणु त्रिज्या कम होने लगती है, इसको हम क्या कहते हैं? लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। होता क्यों है? 4f ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर पुअर होती है। लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन से भी अधिक कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? एक्टिनोइड। ये भी पूछा जा सकता है, क्यों? लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन अगर 4f से हो रहा है तो एक्टिनोइड 5f से हो रहा है, और 5f ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर और भी खराब होती है, तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो दोनों बिल्कुल जाने पहचाने, और मैंने कहा था कि कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये दोनों भी आ सकते हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में। फिर कोलाज के नियम के बाद हम न्यूमेरिकल देखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है किसकी? 0.05 मोल लीटर इनवर्स मैथनोइक अम्ल। देखो इसमें पूछा क्या है बस ये बताओ, पहले तो लिख लो जो जो दिया है। सांद्रता दी है कितनी? 0.025 मोल प्रति लीटर, और क्या दिया है? मोलर कंडक्टिविटी कितनी? 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
ये मोलर कंडक्टिविटी है, वैसे तो उन्होंने मोलर चालकता लिखा भी है, नहीं तो तुम्हें यूनिट से पता होना चाहिए। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता तो चालकता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो मोलर चालकता है, ठीक है, यूनिट भी बताएगा तुम्हें। और इन्होंने ये भी दे दिया, लो सब कुछ ही दे दिया मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो लैम्डा एम भी दे दिया, कितना 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पूछना क्या चाहते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, मुझे लगा था कुछ हमसे निकलवाएंगे भी, कुछ नहीं निकलवा रहे हैं। लैम्डा निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था, ये होता है मोलर चालकता नॉर्मल और मोलर चालकता सीमांत वाली, भाग कर दो, ये कभी ऊपर नहीं जा सकता, ये भी मैंने बताया था कैसे पता करोगे। तो ऊपर क्या लिखोगे 46.1 और नीचे 404.2 सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अल्फा की कोई इकाई कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों? इसकी यूनिट से यूनिट तो कैंसिल हो गया ना, तो एक नंबर होता है बस। अब तुम्हें ये कंफ्यूज करने के लिए ही तो दिया था, कई बच्चे सोचेंगे इसका इस्तेमाल हम कहाँ करें, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं वो अपना गलत फॉर्मूला लगा लेंगे, बट कोई नहीं, इसका हमें कोई यूज नहीं था, सिर्फ इन दोनों का यूज था। कई न्यूमेरिकल में पता क्या होता है, तुमसे ये निकलवाते हैं वो, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है K अपॉन C इंटू 1000, तो क्या करते हैं वो, C तो इन्होंने दे रखा है नहीं है, वो K दे देते हैं जिसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तब तुम खुद निकालते ही है। लेकिन इस क्वेश्चन को उन्होंने इतना आसान कर दिया कि ये भी उन्होंने खुद ही दे दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिवेशन ऊर्जा, याद है एक्टिवेशन एनर्जी, डेफिनेशन अच्छे से लिखवाया था मैंने, भाई कोई भी अभिकारक होता है तो उससे पहले किस में कन्वर्ट होना होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। ऐसा ग्राफ समझाया था ना, ये अभिकारक है, यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब तक ये यहाँ तक जाएगा नहीं तब तक इससे क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम, ये न्यूमेरिकल रटा हुआ है, 52 या 50 समथिंग आंसर आता है, 2 ही न्यूमेरिकल्स कराए थे। रेट ऑफ रिएक्शन या तो 2 टाइम्स हो जाता है, कितनी बार, 2 गुना या 4 गुना, इसी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसे कर लो, देखो ये किसने किया था, तुम में से किसने किया था, नहीं किया था? देखो क्वेश्चन समझ लो कितना आसान क्वेश्चन है ये। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम, अगर मैं K1 को क्या मान लूं, K मान लूं, तो K2 कितना हो जाएगा, बताओ, समझ में आ रही है? पहला वाला जो रेट कांस्टेंट है उसके दूसरा वाला रेट कांस्टेंट 4 गुना हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये लिखते ना 2 गुना, तो अगर पहले वाले को तुम K मानते तो दूसरा वाला 2K, अगर 3 गुना कहते तो पहले वाले को तुम K मानोगे तो दूसरा वाला 3K। समझ में आ गया? 5 या 6 गुना नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो K1 है, इस समय तापमान कितना है, देखो 293 दे रखा है कि तापमान 293 से बढ़कर कितना हुआ है, 313 केल्विन, कितना हुआ है। एक जो याद रखना, रासायनिक बलगति का ही टॉपिक है कि जब भी हम किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, तो जो उसका रेट होता है वो 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन करा रहे हो 300 डिग्री पे, कितने पे, और उसका रेट है मान लेते हैं 10 है, कितना है, अब मैंने उसका तापमान 310 कर दिया तो रेट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कैसे, पहले कितना था 10, 2 गुना होगा ना, तो कितना हो जाएगा 20। समझ में आ गया? फिलहाल ये न्यूमेरिकल सैंपल है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम तापमान को 293 केल्विन से कितना कर देते हैं, 313 केल्विन, तो इस अभिक्रिया का जो वेग हो जाता है वो कितना हो जाता है, 4 गुना। तो पहले वाले वेग को मैंने क्या माना K, तो 313 पे वेग कितना हो गया, 4 के। अब ये पूछ रहे हैं कि इसकी एक्टिवेशन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, log K2 बराबर अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट में T2 माइनस T1 T1 T2, ये फॉर्मूला लगाया। K2 कितना रखोगे, 4K, K1 कितना रखोगे, K से K कट गया, इधर आ जाओ, ये तो निकालना है तुम्हें, इसके गुणा कर लोगे। R का मान कितना लेते हो, 8.314 लेते हैं हमेशा इस चैप्टर में, कितना 8.314। T2 कितना लोगे, 313, T1 कितना लोगे, 293, फिर 313 गुणा 200। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, फॉर्मूले में तो रखा है ना हमने सब कुछ। चलो रफ करते हैं ये सब, इसे सॉल्व करते हैं। ये वाली जो चीज है, इसको जब गुणा करते हो, किसी को याद है कितना आता है, मैंने पहले भी कहा था कुछ चीजों के लिए कितना, बिल्कुल ये देखो 2.303 इंटू 8.314 कितना आया, 19.14 याद कर लो। अब
याद करने को क्यों कह रहा हूँ, ये वाला न्यूमेरिकल जब भी आएगा नीचे 2.303 R होता ही होता है, तो इसका मतलब ये मान हमेशा कितना आएगा 19.4। लॉग 4 का मान कितना होगा बताओ, 0.6020। ये एग्जाम में दिया होगा, दे रखा है, दे रखा है इन्होंने, देखो 0.6020। इधर आ जाओ, क्या निकालना है, EA, इसको गुणा कर लिया, कितना आया 19.14, माइनस करो इसमें से, इसको माइनस करोगे 20 आएगा, कितना आएगा 20 ही है ना, 20 है। अब गुणा करना है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो कोई बात नहीं, मैंने पहले कहा था 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें थोड़ी सी मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। कितना आ गया 91709, 91709। अब देखो तुम अभी यहाँ पे कुछ सॉल्व मत करो, सबको एक तरफ करो, पहले हमें क्या निकालना है, ये तो देखो ये सब इसके साथ गुणा में पहुंचेगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 0.6020 इंटू 19.14 इंटू 91709 अपॉन में क्या आ गया बताओ 20। ये तो है, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। अब सॉल्व कर लो इससे, देखो 0.6020 मल्टीप्लाई किससे हो रही है 19.14, फिर मल्टीप्लाई किससे है 91709, डिवाइड किससे 20 से, कितना है 52। बोला था शुरू में ये आंसर 50 या 52,000 के करीब इसका आंसर आता है, रटा हुआ है, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया इसका 52.834। पहले ये पूरा लिख लो, ये जो आंसर है ये जूल एक मिनट रुक जाओ, एनर्जी है ना, जूल पर मोल है, किस में है ये जूल में, समझ में आ रहा है। देखो मैंने यहीं तक लिया है, 52,834 हो गया, नहीं हो गया, आंसर किस में आता है, ये जूल में, किस में आता है, बट बोर्ड एग्जाम में आंसर तुम्हें लिखना होता है किलो जूल में, किसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भाग कर दोगे 1000 से तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर हो गया 52.834। अब आंसर किस में हो गया, किलो जूल मोल प्रति मोल या मोल इनवर्स, ठीक है, ये आंसर आएगा, नोट करो।